प्रिय दर्शकों एवं सेवाओं, निरपेक्ष प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं प्रदीप वाजपेयी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने मैंने जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है केंद्रीय सरकार का बजट, उसके ऊपर अपना एक मत प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार लगभग 4% जीडीपी ग्रोथ की मैंने उसका एनालिसिस किया था, मगर उस समय कुछ जानकारियां उपलब्ध नहीं थी। इस कारणवश पूरी तरह से जो हमारे बजट की सच्चाई है उसका मैं आपके सामने जो भी विश्लेषण है वह प्रस्तुत नहीं कर पाया था। आज कुछ जानकारियां और उपलब्ध हुई हैं, जैसे कुछ खर्चे ऐसे हैं जो हम अपने किसानों को और लाभार्थी वर्ग है उसको एज ए सब्सिडी देते हैं। यह लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की, यानी कि जो हमारा टोटल खर्च है उसका लगभग 7% भागीदारी इन सब्सिडीज की और ग्रांट्स की है। वैसे तो देखा जाए कि इसमें कृषक सम्मान निधि और तरह तरह की जो सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को दी जाती है, इससे उनका फायदा तो होता है, मगर वो जो उत्पादन करते हैं, जैसे भारत की मुख्य फसल गेहूं है, उसको हम लगभग 25 रुपए केजी के हिसाब से प्रोक्योर करते हैं। और इसको मुख्यतः जो हमारे एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वह और कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी इसमें भागीदार हैं, जो लगभग इसी कीमत पर, हो सकता है कि कुछ क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग तरह का गेहूं प्रोक्योर करते हैं, मगर फिर भी जो बल्क क्वांटिटी है वो ज्यादा उपज देने वाली है। और वो वैरायटी लोकवन और इस टाइप की जो वैरायटीज हैं, उन्हें ज्यादातर किसान उसका वो उत्पादन करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा यहाँ से गेहूं का जो एक्सपोर्ट होता है वह भी मुख्यतः इसी का है। जो बहुत अच्छा गेहूं होता है वो हमारे यहाँ की जो धनाढ्य वर्ग है वो इसको खरीद लेते हैं, और कुछ हिस्सा जो है हम विदेशों को भी निर्यात करते हैं। मगर अगर आप निर्यात करता यानी एक्सपोर्टर का डिटेल लें तो इसमें ज्यादातर जो है हिस्सेदारी प्राइवेट एक्सपोर्टर की है। जैसे अडानी एक्सपोर्ट है, ये प्राइवेट है। उसी तरह से एक अंतरराष्ट्रीय मंच का एक बहुत बड़ा अनाज के खरीद फरोख्त का एक, जिसे कहना चाहिए कि खिलाड़ी है, वो कारगिल है। कारगिल जो है ना, कारगिल कारपोरेशन जो है ये अमेरिका का कारपोरेशन है, और उनके पास में बेहिसाब पैसा है। इन्हें उनके आगे जो ये हमारे अडानी हैं, ये कोई विशेषकर इनका भी कोई, उनसे इनका कोई यानी कि अर्थपूर्ण तुलना इनकी नहीं की जा सकती। उसी तरह से आईटीसी है, इंडियन टोबैको कंपनी, जिसका सिगरेट का पहले मुख्य तरह कार्य होता था, और उन्होंने अपने प्रॉफिट को जब देखा कि इसके ऊपर तरह तरह की जो है पाबंदियां आ गई है, रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं सिगरेट के और तंबाकू के दूसरे उत्पाद हैं, तब उन्होंने जो है ना डाइवर्सिफाई करना चालू किया। कुछ उन्होंने अपना हिस्सा जो है, जो अर्जित लाभ था उसका हिस्सा जो है होटल बिजनेस में भी लगाया है। उनके बड़े बड़े होटल हैं, और इसके साथ साथ जो है ना अब उन्होंने ग्राम चौपाल करके उन्होंने एक योजना चालू की है, जहाँ पर किसान लाके अपना जरूरत का जो सामग्री खरीद भी सकते हैं, और उन्हें आईटीसी वहां पे उनका जो उपज है उसको जो है वो ग्राम चौपाल के माध्यम से खरीद भी लेते हैं। उसी तरह से इसार ग्रुप है, ये सब प्राइवेट ग्रुप है, कुछ सरकारी हैं। अभी इनकी भागीदारी कितनी है एक्सपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं है, मगर अडानी एग्रो प्राइवेट है, नाबार्ड ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है, कारगिल ये अंतरराष्ट्रीय वो है, रुंगटा जो है ये भारतीय प्राइवेट सेक्टर की एक प्रमुख निर्यात करता है, बीसीसीएफ जीसीएमएफ ये गुजरात की सरकारी कंपनी है जो मिल्क के साथ साथ अब उन्होंने इसको भी व्हीट एक्सपोर्ट का काम भी चालू कर दिया है। दूसरी तरह से एसआर जो है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, ये भी गवर्नमेंट का है, ये भी
थोड़ा बहुत गेहूं यहाँ से निर्यात करते हैं। और एक नई कंपनी है JASRD, इस टाइप से कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो मुख्यतः जो है ना आटा बाहर भेजती है। यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि जिस MSP का रेट लगभग 25 रुपए पर केजी किसानों को दिया जाता है, भारत में ही आटे की कीमत आशीर्वाद वगैरह अच्छे जो आटा बेचने वाली कंपनी है, ये ऐसे लगभग 60 से 70 रुपए केजी के हिसाब से बेचते हैं। अगर हम ये देखें कि 25 रुपए के साथ अगर प्रोसेसिंग वगैरह के जो भी खर्चे हैं उनके, तो 1 या 2 रुपए से ज्यादा जो है ना पर केजी इनका खर्चा नहीं आता। पैकिंग का मतलब ये है कि जिस बोरियों में इसे या प्लास्टिक के बैग में जिनको हम खरीदते हैं, प्लास्टिक के बैग में 10 किलो का हो या 15 किलो का हो, वह लगभग जो है ना इतना खर्चा है। यानी 25 के साथ में अगर आप ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग मिला के 3 रुपए भी जोड़ दें तो 28 रुपए से ज्यादा उनकी कॉस्ट तक नहीं आती है। मगर बेचा जाता है यहाँ पे 60 रुपए की, 50 से 60 रुपए केजी के हिसाब से इसे बेचा जाता है। यानी लगभग भारत के मार्केट में ही दुगना जो है कीमत जो है ये कंपनियां जो है वसूल करती है। और एक्सपोर्ट की तो अगर हम बात करें तो दुबई के मार्केट में गेहूं अगर हम भेजा जाता है तो वो लगभग 500 रुपए केजी है। यानी कि यहाँ से लगभग 10 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट जो भी करता है वो उसको इसका जो प्रॉफिट है वो आप कल्पना कर सकते हैं कि 25 की जगह 500 रुपए, यानी लगभग 20 टाइम्स जो है ना उनका प्रॉफिट होता है। और गेहूं का आटा अगर बेचा जाए तो दुबई में ये 650 रुपए पर केजी हिसाब जाता है। क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग है वहाँ के रेट भी, मगर क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ से लोकवन ही भेजा जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो हम यहाँ पे 50-60 रुपए केजी खरीदते हैं आटा, व्हीट फ्लोर, वो एक्सपोर्ट मार्केट में दुबई की कीमतें हैं ये दुबई में। और दुबई क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा जो है ना वो दुबई है। UAE के दूसरे देश जो है ना सब इनके मार्केट जो है वो दुबई से ही कंट्रोल होते हैं। तो हम इस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि किसानों को अगर हम प्रोत्साहित करें कि वो एक ही माध्यम से संगठित होके गेहूं का अपना वहां पे जो गोडाउन बनेगा, कलेक्टिव गोडाउन बनेगा, एक गांव में है अगर तो वहां पे गोडाउन बना सकते हैं। और वहां पे जो है ना एक प्लास्टिक के बैग वगैरह जो 1 रुपए 2 रुपए या ज्यादा जो है ना इनकी कीमत होती है, उसे अगर स्टोर किया जाए। पहले तो हर गांव में या इवन हर शहर में हर मोहल्ले में आटे की चक्की होती थी, यानी कि गेहूं को पीस कर उसका आटा बनाया जाता। आटे को और अगर महीन कर दिया जाए तो मैदा बन जाता है जो जिसकी कीमत आटे से भी ज्यादा होती है। जो थोड़ा सा मोटा पिसता है उसको अगर छान के उसको भी अलग कर दिया जाए तो इससे सूजी बन जाती है, जिसकी कीमत भी जो है ना आज हम अपने मार्केट जाएं, अगर किसी भी मार्केट जाएं तो मैदे की कीमत आटे से ज्यादा है, सूजी की कीमत लगभग उसी के मैदे के बराबर ही आती है। और इसी गेहूं से हम जिसे बड़े चाव से खाते हैं, जिसे हम कहते हैं दलिया और कुछ नहीं, एक प्रकार का थोड़ा सा दरदरा ये पिसा हुआ गेहूं ही होता है। तो जो गेहूं अच्छी तरह से पिस नहीं पाएगा उससे ये बाई प्रोडक्ट भी जो है ना बन जाती है। अर्थात देखा जाए तो जो पीसने का काम है वो अगर गांव की ही आटा चक्की में किया जाए और इसको आटे को अलग कर दिया जाए, मैदे को अलग कर दिया जाए, सूजी को अलग कर दिया जाए, दलिया अलग कर दिया जाए, तो इनकी सबकी जो है ना इनकम जो है ना कि हमारे कृषक भाइयों को हो सकती है। दूसरी बात जो है कि पहले एक हमारे यहाँ योजना होती थी गोबर गैस की, क्योंकि हर गांव में लगभग हर परिवार अपने यहाँ गोवंश को पालता है। तो जो खेत में जो भी हरी चीजें होती है, उपज होती है इसकी, उसको जो है ना गायों को खिला दिया जाता है। इससे उनका जो दूध जो है उत्पादन भी बढ़ता है और इसके कारण जो दूध होता है अच्छी क्वालिटी का होता है
तो उससे गाय न केवल स्वस्थ रहती है, भूसा वगैरह तो साथ में भी मिला दिया जाता है। गोबर हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बाग उसको ईंधन के रूप में या उसके कंडे बनाकर उसको जला के गाँव में उसका यूज कर लेते हैं। अगर इसकी जागृति फैलाई जाए गोबर गैस की, तो उसकी जो खाद होती है, खाद निकलती है, वो अत्यंत उपयोगी होती है। वो हमारे खेतों की परमानेंट जो है उसकी उर्वरा की जो शक्ति है उसको बढ़ा देती है। तो हम जो केमिकल खाद डाल के अपनी जमीन का एक प्रकार से देखा जाए तो उसको विषैली कर रहे हैं, पॉइजनस कर रहे हैं। और उसके लिए जो है ना आजकल हमारे यहाँ देखा जाए बड़ी किल्लत है, हमको बाहर से उसको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो अगर इसका उचित उपयोग किया जाए तो किसान को ना केवल अच्छी फसल मिलेगी, और क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं होगा इसके कारण उनकी जमीन जो है ना ऊसर या कह दीजिए कि फर्टाइल नहीं रह जाएगी। हर साल उनको जो है ना ये खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की तारीख में हर साल जो है ना यूरिया के लिए, डीएपी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, और कहीं कहीं तो जो है इसके उपलब्ध ना होने के कारण किसानों में भारी असंतोष, और कई जगह डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे लाइन लगती है, क्योंकि टाइम पे अगर इंपोर्ट नहीं हुआ, स्टोर नहीं हुआ तो किसानों का हित वो होता है, प्रभावित होता है। तो किसानों में न केवल असंतोष होता है और उपद्रव की भी स्थिति जो है ना बन जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम इन सभी उपायों को अपनाएं, इम्प्लीमेंट करें इसको, तो किसानों के एक जो अभी जो उनको 25 रुपए एमएसपी मिल रहा है उससे लगभग 100 गुना ज्यादा उनको अपने गेहूं का और उसके आटे का रेट मिल सकता है। और अगर वो गेहूं हमने केमिकल की जगह जैविक खाद होती है, अगर इसका उपयोग किया, या हम किसे कहते हैं गोबर गैस के साथ साथ जो है गोबर खाद जो निकलती है उससे एक अतिरिक्त आय हो सकती है। और उस स्थिति में हमारी केंद्रीय सरकार को या प्रदेश की सरकारों को किसानों को सम्मान निधि देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए सरकार जो है ना इस तरह की सहायता देती है, जो हमारे जो खर्च हो रहे हैं उसका लगभग 14% है, सब्सिडीज वगैरह जो देती है भारत सरकार, वह बच जाएगा। और किसानों को जो इसका फायदा होगा वो तो जैसा मैंने आपको बताया कि कितना अधिक एक्सपोर्ट में फायदा है। यह फायदा आज की तारीख में प्राइवेट एक्सपोर्टर अपने पास रखते हैं, तभी तो अडानी एग्रो या कारगिल जैसे बड़े बड़े कारपोरेशंस हैं, ये इसको इस काम में लगे हुए हैं। और उनके पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि जो वो लाभ कमाते हैं उसका कोई भी हिस्सा किसानों को बांट दिया जाता है या उनके साथ में कोई भागीदारी की जाती है। क्या यह संभव है? केवल सहबंध पर आधारित अर्थव्यवस्था यह व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि सहबंध में एक मॉड्यूल कह लीजिए या एक प्रमुख उत्पादक वर्ग जो हमारे किसान हैं उनके साथ में तरह तरह के सहबंध की कल्पना की गई है। जैसे इनपुट है, इनपुट में जो खाद लगता है, अच्छी क्वालिटी का बीज होता है, वो किसान अपना खुद बना सकते हैं। और अगर वो नहीं बना सकते हैं तो सहबंध के साथ में उनको बीज, खाद, हाई यील्डिंग, अधिक उपज देने वाले बीज, और इसी तरह से जो मैंने आपको बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह बायो खाद जो है गोबर गैस की बायो खाद अगर हम उपयोग करते हैं तो विदेशों में इसकी जो उत्पाद है, चाहे वो सब्जियां हो या गेहूं हो या जो उसका आटा, अगर हम इसको सर्टिफाई कर देते हैं कि ये इसमें केमिकल की फर्टिलाइजर और इसमें जो पेस्टिसाइड है उसका कोई हिस्सा नहीं है, तो उसकी कीमत और ज्यादा अधिक एक्सपोर्ट मार्केट में है। कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है कि एक मॉड्यूल किसान का सहबंध का ये है जिसे संपूर्ण सहबंध कहते हैं। इसमें उसकी इनपुट, फाइनेंस, मार्केटिंग, सारी व्यवस्थाएं जो है ना उस जिसे इंग्लिश में कंपोजिट कोऑपरेशन किसानों के लिए है,
अर्थात घर बैठे अगर वो इस टाइप का कुछ समग्र सहबंद कर लेते हैं या कंपोजिट कोलेबोरेशन कर लेते हैं, तो उन्हें हर तरह की इनपुट से लेके वेयर हाउसिंग और जो हार्वेस्टिंग से लेके जो उसका प्रोडक्शन है, गेहूं से आटा बनाना और ये सब जो है, ये सब जितने भी बाय प्रोडक्ट जो है ना, उनकी भी विपणन की व्यवस्था, और इससे जो प्रॉफिट होगा उसमें से एक्सपोर्ट के खर्चे घटाने के बाद में यह जो लाभ है वो किसानों को, उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया है, जितना अंशदान दिया है गेहूं का, उसके हिसाब से उनको बांट दिया जाएगा। यानी जो आज की तारीख में जो प्राइवेट सेक्टर इसका मुख्यतः फायदा उठा रहे हैं और किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे किसानों को अभी जो इनकम है जिसके कारण गवर्नमेंट के 7 लाख करोड़ खर्च हो रहे हैं, वह न केवल बढ़ेगा, मगर किसानों के पास में अगर इतनी इनकम आई तो अधिक से अधिक किसान धनवान होते जाएंगे, और गांवों से जो पलायन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है शहरों की तरफ, वो रुक जाएगा और स्थिति ऐसी बन जाएगी कि रिवर्स माइग्रेशन चालू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उनकी तनख्वाह या उनकी वेजेस इतनी नहीं है। मुख्यतः अगर आप देखें तो गांव से जो पलायन करके शहरों में जाते हैं, ये वहां पे जो है ना चपरासी का काम, चौकीदारी का काम, इस टाइप के छोटे मोटे काम जो है ना वो उनको करते हैं, क्योंकि उन्हें उतनी इनकम अपने गांव में नहीं होती है। उनके वो कहते हैं कि साहब जो है ना मेरा 2 एकड़ का जगह है, खेत है, उसमें कितनी इनकम होगी मेरी, मैं अपने परिवार को तो चला नहीं सकता उससे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था तो की नहीं जा सकती। इस कारण से उनको शहरों की तरफ जाने को मजबूर हो जाएगा। मगर अगर हमारे किसानों की इनकम आज के लेवल से अगर 10 गुना 15 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, तो वे निश्चित रूप से चाहेंगे कि हम अपने 2 एकड़ की जमीन में भी सब्जियां उगाकर और दूसरे उत्पाद को बढ़ाकर वहां पे ज्यादा हमको अच्छा खाना मिलेगा। और उसके साथ साथ जो है ना उन्हें अपने, वैसे तो शासन का प्रयास है कि गांव-गांव में स्कूल खुले, मगर वास्तविकता थोड़ी भिन्न है, क्योंकि गांव में कोई टीचर जाना नहीं चाहता, वहां पे सुविधाएं नहीं है, वहां पे आवागमन के उचित साधन नहीं है, तो ज्यादातर लोग जो है ना केवल इसलिए वहां पे नहीं जाते हैं क्योंकि ये सब सुविधाएं जो है, स्वास्थ्य की सुविधाएं और आवागमन की सुविधाएं नहीं है, इस कारण से वो नहीं जाते। जब ये सब वहां पे उपलब्ध हो जाएंगी तो स्वाभाविक रूप से ये सब सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएंगी। और तो आज की जो व्यवस्था है उसमें तो सुधार की ज्यादा गुंजाइश है नहीं, इसलिए जो एक वैकल्पिक व्यवस्था सहबंद के माध्यम से की जा सकती है, और इसका लाभ जो है ना न केवल देश को होगा, अपितु एक बहुसंख्यक जो पॉपुलेशन जो गांव में रहती है, लगभग 70% जनता जो है पॉपुलेशन हमारी अभी भी गांव में और छोटे कस्बों में रहती है, तो उनका न केवल आर्थिक स्तर, जीवन स्तर सुधर जाएगा, किंतु साथ साथ में उन्हें जो भी मॉडर्न आधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे पेयजल हुआ या और सफाई संबंधी जो भी काम है, अच्छा घर उनको बनाए, वो अपना खुद बना सकते हैं, नहीं तो सरकार कुछ मदद करके जो है ना उनको ये सब सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। इसी कारण से मैंने सहबंद पर आधारित अर्थव्यवस्था का आपके की चर्चा की थी। उस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये था कि सहबंद ही अब एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स तो ये सब काम उनके लिए संभव ही नहीं है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इतना अक्षम और इतना अधिक वहां पे करप्ट हो गया है, इतना अधिक वहां पे भ्रष्टाचार फैल गया है, ये कोऑपरेटिव बैंक किसी तरह से सरकारी मदद से चल तो रहे हैं, मगर उनकी कोई जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है या बड़े सहकारी बैंक हैं, उनसे प्रतियोगिता की उनकी कोई बची ही नहीं, क्योंकि वो कोई भी सरकारी बैंकों से या प्राइवेट सेक्टर के बैंकों से अच्छी योजना उनके पास में है ही नहीं। तो हर आदमी ये सोचता है कि जब यहाँ पे कोई फायदा ही नहीं है तो एक कोऑपरेटिव बैंक के चक्कर में क्यों फंसे, जहाँ पे मेरे पैसा को
डूबने का जो है ना ज़्यादा अंदेशा है, तो ऐसे बैंकों को क्यों ना चुनूं मैं, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं और आधुनिक सारी सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन जो भी सुविधाएं हैं वो सब वो वहाँ पे उपलब्ध हैं। मगर अगर हम सहबंद की व्यवस्था कर अपनी अर्थव्यवस्था से उससे संगठित करें तो समाज के हर वर्ग को एक बंधनकारी नियम कानून में बांधा जा सकता है। जैसे मैंने कहा था कि सहबंद भी वैकल्पिक है, अगर कोई चाहे तो करे, कोई नहीं चाहता है तो इस बंधन में ना बंधे, पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा। मगर जैसे जैसे लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि ये बंधनकारी व्यवस्था जो है वो कितनी अधिक लाभप्रद है, तो अधिक से अधिक एक संबंधों का विकास, विस्तार और इसका जो लोकप्रिय होना जो है ना वो संभव हो सकेगा। क्योंकि सहबंद के तो तरह तरह के, जैसे मैंने आपको बताया कि सेवा सहबंद अलग है, किसानों का सहबंद अलग है, जो थोक व्यापारी है उनका अलग है, जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका सहबंद अलग है, और इन सब के साथ में जो है ना जो सेवा देते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और दूसरे पेशेवर जितने हैं, उनके सबके अलग अलग ग्रुप और उनके सबके अलग अलग संगठित होने के मेथड हैं, और ये सब समूह मिलके उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं दे सकते हैं एक निश्चित बंधनकारी अनुशासन का पालन करते हुए। अगर आप सहबंदी.com में जाएंगे तो इन्हीं तरह के संबंधों को मैंने इनके फॉर्म्स बनाए हैं। फॉर्म को भर के आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। आपका एक निश्चित रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। बहुत ही कम फीस पर आप सहबंद की व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। उपभोक्ताओं को हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि जो अधिक से अधिक एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ताओं को प्रेरित करके आगे बढ़ाता है, यानी सहबंद की व्यवस्था के साथ में रहता है, तो हम उसका जीवन भर का जो उद्देश्य है, अर्थात बच्चों को पढ़ाना, उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, उनके आवास की व्यवस्था करना, उनके शादी से लेके उनके बच्चों का शादी के बाद जो पैदा होने वाली संतानें हैं उनका, ये सब बातें जो है ना हमने अपने उपभोक्ता भाइयों को और जो इसके साथ में जुड़े हुए विभिन्न वर्ग हैं उन्हें हमने अपने यहाँ सुनिश्चित करने का काम किया है। अर्थात जो इस व्यवस्था को मानेगा, पूरी ईमानदारी के साथ में मानेगा, तो उन्हें इन सब लाभों का फायदा मिलेगा। जब इतने सारे लाभ होंगे तो हम किसे कहते हैं कि जो हर व्यवस्था में एक पनिशमेंट का भी वो हो, प्रावधान होना चाहिए, इसका एक प्रोविजन होना चाहिए कि अगर आपने सहबंद की किसी शर्त को तोड़ा है तो उसको पालन करना जो है ना उसके लिए अनिवार्य हो जाता है। मगर हमारे यहाँ ऐसी कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं है। हम केवल उसके सहबंद को निरस्त कर देंगे। निरस्त करने का मतलब ये है कि उसने अभी तक जितनी भी मेहनत करी है वो पूरी मेहनत उसको हम जो है ना सहबंद के माध्यम से, क्योंकि उसने सारी जितने भी लाभ कमाए हैं, हम उन सबको उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह का अनुशासन जो है ना, दंडात्मक कार्यवाही सिर्फ की जाएगी, और यह दंड, इसका निर्धारण और कोई नहीं, जो जुडिशरी के रिटायर्ड जो जज हैं, वकील हैं, अच्छे वकील हैं, वो इसका निर्धारण करेंगे, ना कि जो इसके संगठन को चलाने वाले लोग हैं वो उसका निर्धारण करेंगे। इस तरह के दंड की व्यवस्था जो है ना, अगर वो चाहे तो जिसको दंड दिया गया है उसे लीगल सुविधाएं भी दी जा सकती है। जो हमारे यहाँ सहबंद के माध्यम से जो वकील जुड़ेंगे वो उनको सहायता दे सकते हैं। भारतीय नियम कानून के हिसाब से वो उसको सहायता देने के लिए उसकी पैरवी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो वो सजा की पुष्टि कर देंगे, उसे कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये जो सहबंद निरस्त किया गया है यह वाकई निरस्त करने योग्य है।
आप इस बात की कल्पना कीजिए जिसको इतने फायदे हो रहे हैं, वह क्या सेवन की शर्तों का उल्लंघन करना पसंद करेगा? इसके अलावा भी जो छोटे मोटे एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है, अर्थात ट्रैफिक के नियम, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग सड़कों के किनारे हैं उनके घर लोग बाग पार्किंग कर देते हैं, या इतनी जगह नहीं होने के बाद भी बाजारों में अपनी कार घुसेड़ देंगे, स्कूटर घुसेड़ देंगे। जहाँ पे चलने की भी जगह नहीं है वहां भी वो कार ले आएंगे या मोटरसाइकिल ले आएंगे या स्कूटर ले आएंगे, और जहाँ मनचाही व्यवस्था है, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था वहां ना करके जो दुकान है जहाँ से उनको सामान खरीदना है वहां पर जाके अपने स्कूटर को या कार को पार्क कर देंगे, चाहे इससे वहां पे जो है ना आवागमन अवरुद्ध क्यों ना हो जाए। ऐसी सब स्थिति को से निपटने के लिए सहबंद का कोई भी सदस्य अपने कैमरे से उस कार को या उसका स्कूटर है या मोटरसाइकिल है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर को वो उसका फोटो खींचकर हमारी जो कानूनी सहायता का जो एक सेल है उसको इसका सूचना दर्ज करा देगा कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर की मोटरसाइकिल, कार या टेम्पो या और कोई दूसरी चीज जो जिसने मार्ग को बाधित किया है वह व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। तो सहबंद की शर्तों में के अनुसार ऐसे व्यक्ति विशेष को जो भी उसका चालक है उसके विरुद्ध एक सहबंद की शर्त का उल्लंघन करने का, क्योंकि ट्रैफिक का वायलेशन आज की व्यवस्था में एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। महानगरों में तो ये विकट है, मगर अब दूसरे शहरों में भी जो है ना यह समस्या बहुत अधिक बढ़ रही है, क्योंकि जिस गति से हमारे यहाँ आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं उसमें कारें बेतहाशा लोग बाग खरीद रहे हैं। इवन गाँव में का ये सब आवागमन के साधन खरीदे आ रहे हैं। इसके कारण जो है ना हमारी जो सड़कें पहले बनी थी वो अब इन सब बढ़ी हुई संख्या के कारण वो उनका भार संभालने के लिए उपलब्ध है ही नहीं। अब सरकार चाहे कितने भी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लगा दे, मगर जब 17 यह वो है तो हर रोड, हर गली, हर चौराहे में तो सरकार कहाँ तक जो है ना ट्रैफिक पुलिस का जो कांस्टेबल है या इंस्पेक्टर है उसको नियुक्त कर सकती है। इतनी विशाल जो है हमारे यहाँ जनसंख्या है, और ऊपर से जो भ्रष्टाचार अलग है। किसी को अगर उन्होंने वॉयलेट करते हुए पकड़ा भी दिया तो वो बड़े चुपचाप से कुछ नोट निकालेगा, कांस्टेबल को देगा, सर इसको रख लीजिए, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। हाँ सर आप जो है ना आगे ऐसा मत करिएगा। वो 50 का या 100 रुपए का नोट जो है ना अपनी जेब में डाल के चले आएगा और उसके ऊपर कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं होगी। तो इन सब व्यवस्थाओं को अगर हमें लागू करना है तो भी हमारे सहबंद में जो दंडात्मक पनिशमेंट के जो माध्यम है वो सब यही है और कुछ नहीं। तो यह एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव व्यवस्था है, आज की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। और अभी जो सहकारी आंदोलन है उससे भी मैंने आपको बताया था कि वो व्यवस्था जो है ना मृत पाय हो गई है और उसमें आगे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर यह जो कि एक नई नवीन व्यवस्था होगी तो इसमें सुधार के बहुत गुंजाइश है। आप इसकी किताब जो है ना डायनेमिक कोऑपरेशन के हिंदी और जो अंग्रेजी में किताबें हैं, यह विचार क्या है और तरह तरह के जो सहबंधों की कल्पना की गई है उसका पहले अध्ययन करके आप, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसी वेबसाइट पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। धन्यवाद।